हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। स्टार्ट विथ ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल की बात करें तो अगर मैं सपोज दिस इज वेक्टर है एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये जो वेक्टर हमारे पास आते हुए दिखेगा ये दिखेगा a प्लस बी बनता होगा, तो इसको अपन रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ऐसा कुछ आते हुए दिखेगा। और a प्लस बी के मॉडुलस की बात करें, मॉड ऑफ a प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी, और ये हो जाएगा उनके बीच का एंगल विच इज थीटा। तो ये है वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच के एंगल की बात करूं, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच के एंगल की बात करूं, यानी ये जो एंगल दिख रहा है, ये हमें एंगल अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप? तो ये जो लेंथ होती है ये हो जाएगा मॉड बी, तो ये हो जाएगा अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, एंड ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। तो हमारे पास जो tan अल्फा आएगा, tan अल्फा हमारे पास आते हुए दिखेगा मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये अपने फिजिक्स में भी अभी देखा ही होगा, है ना, ऐसे कुछ बात करते थे। इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, या फिर ये वेक्टर बी है तो इसके पैरेलल ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा बी, एंड ये वेक्टर क्या है, तो ये जो डायगोनल है ये हमें मिलता है ए प्लस बी, और ये जो डायगोनल है ये क्या मिलता है भाई, ए माइनस बी मिलता है। तो ये हमारा आ जाएगा सर, तो एक डायगोनल देता है ए प्लस बी और एक डायगोनल देता है ए माइनस बी बनते हुए देता है। क्या बात ठीक है? ऐसे कुछ पैरेललोग्राम लॉ की बात किया था अपन ने। फिर एक आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस में जनरली इसका यूज नहीं करते, बट एडवांस में इसका यूज होता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि जैसे जो सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल लॉ में ये जो अपन ने रिजल्टेंट जो है इसका जो मॉडुलस है ये लिखा है मॉड ए प्लस बी, एंड दिस इज मॉड ए एंड दिस इज मॉड बी। तो ये ट्रायंगल के 3 साइड है ना, तो अगर ट्रायंगल के 3 साइड की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की एक साइड है, ये पक्के से सम ऑफ 2 साइड से तो छोटा ही होगा, यानी किससे छोटा होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी से, और पक्के से डिफरेंस ऑफ 2 साइड से तो ये बड़ा ही होगा, यानी मॉड ए माइनस मॉड बी, और इसका मॉड लगा दिया तो इससे तो बड़ा ही होगा क्या, मॉड ए प्लस बी। ऐसा कुछ अपन ने लिखा है, ठीक है। या फिर आप इसको फॉर्मूले से देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट लिखा था, अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या बनता हो दिखेगा, मैक्सिमम। यानी मॉड ए प्लस बी कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, मॉड ए प्लस मॉड बी से लेके मॉड ए माइनस मॉड बी के मॉड से लेके मॉड ए प्लस मॉड बी तक। अगर मैं इसकी बात करूं वैसे ही मॉड ए माइनस मॉड बी, अब इसमें ही बेसिकली ये भी प्लस ही लिखा है कि मॉड ए में कौन सा वेक्टर ऐड कर रहा है, माइनस वेक्टर भी ऐड कर रहा है, तो ये हो जाएगा ये भी पक्के से किसी छोटा होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड बी के मॉड से। तो ये एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा होगा Z1 और Z2 के टर्म्स में, जहाँ पे ए और बी की जगह पे Z1 Z2 लेते थे पोजीशन वेक्टर की तरह, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं कि अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो अगर मैं इसको वेक्टर ए बोलता हूं और इसको मैं वेक्टर बी बोलता हूं, तो कोलिनियर का मतलब क्या है कि मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के टर्म में लिख सकता हूं। यानी इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों अगर कोलिनियर है तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है A1 अपॉन B1, यहां से आ जाएगा A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू
A3/B3 बनता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है तो क्या बोल सकते हैं अपन, दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड फिर भी हमें ये एक रिलेशन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको आरएचएस में लेके चले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि ए को आप बी के टर्म में लिख पा रहे होगे। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों कोलिनियर है तभी मैं ए को बी के टर्म्स में लिख पाऊंगा। तो ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब L इज इक्वल टू एम और ये दोनों क्या हो जाए, जीरो आते हुए दिख जाए। इसके अलावा सेम चीज यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब L1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, L2 एंड पैरेलली साइमल्टेनियस ये दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। M1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, M2 होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे। थ्योरी वाली क्लास चल रही है, समझ नहीं आएगा, शॉर्ट नोट बना रहे हैं अपन, ठीक है। थ्योरम इन प्लेन की बात कर रहे हैं ना। थ्योरम इन प्लेन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, एक वेक्टर मान के चलो ए है और एक वेक्टर हमारे पास सपोज वेक्टर बी, ये दोनों कैसे हैं, मान के चलो नॉन कोलिनियर है, तो इनके प्लेन में अगर कोई भी वेक्टर है, सपोज इनके प्लेन में मैं कोई वेक्टर एक्स एज्यूम कर लेता हूं या फिर मैं आर एज्यूम कर लेता हूं, तो कोई ना कोई यूनिक वैल्यू जरूर होगी एक्स और वाई की, जिसके लिए मैं आर वेक्टर को ऐसे कुछ मैं लिख दूंगा, एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि ए और बी किसी वेक्टर के प्लेन में है, फिर ए डॉट बी दिया होगा, बी डॉट ए समथिंग समथिंग दिया होगा, फिर आपको वो वेक्टर बताना होगा। तो ये आप रिलेशन यूज करोगे कि अगर कोई भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन में है तो उसको आप सिंपली ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हो। और आपको एक्स और वाई सॉल्व करने के लिए दो रिलेशन दिया होगा, या तो उसका मॉडुलस दिया होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, या फिर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, और या आर वेक्टर वो गिवन होगा, तो आप यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर एबीसी या थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एबीसी तीन वेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या है, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो अगर तीनों एक प्लेन में नहीं है फिर भी आपके पास ये रिलेशन, तो ये तभी आ सकता है अगर आप किसी एक को आरएचएस में लेके चले जाओगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि वेक्टर सी को आप ए और बी के टर्म में लिख पा रहे हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। प्लेनर होते तभी ऐसा हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, ये तीनों क्या हो जाए, जीरो आते हुए दिख जाए। सिमिलरली तीसरे केस में क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L2 इसमें, और ये हो जाएगा एंड M1 इज इक्वल टू M2 एंड ये हो जाएगा N1 इज इक्वल टू N2। ये साइमल्टेनियस तीनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आप ऐसा कुछ लिख पाओगे, ठीक है। थ्योरम इन स्पेस का मतलब क्या है कि अगर तीन वेक्टर गिवन है जो कैसे है, नॉन कोप्लेनर, मान के चलो ए थ्री वेक्टर्स, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर गिवन, तीनों कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, यानी तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो कोई भी वेक्टर अगर स्पेस की बात करें तो उसको आप ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स वेक्टर सी। जहां पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी होगी, सॉल्व करनी होगी, जो भी इक्वेशन दिया होगा उसके हेल्प से, या तो मॉडुलस दिया होगा या फिर बोल देगा एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ सम एंगल बना रहा है, और समथिंग समथिंग कुछ गिवन होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम इन प्लेन पढ़ा है, अगर अपन ने क्या पढ़ा, थ्योरम इन स्पेस पढ़ा। थ्योरम इन प्लेस की प्लेन का मतलब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो किसी भी नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर जो ए और बी के प्लेन में होगा उसको आप ऐसे कुछ लिख पाओगे। और स्पेस की बात करें तो तीन वेक्टर के टर्म में आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो जो कि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे अपन पॉइंट के लिए यूज करते थे, अगर मान के चलो एक इसका पोजीशन वेक्टर ए गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर बी गिवन है, और कोई एक पॉइंट पी है जो इस ए पोजीशन वेक्टर ए और इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हमारे पास आते दिखेगा m टाइम्स वेक्टर बी प्लस n टाइम्स वेक्टर ए अपॉन m प्लस n बनता है। अब ये इंटरनल डिवीजन है तब ऐसा होगा, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन रहता तो ये बनता हुआ दिख जाएगा m टाइम्स वेक्टर ए माइनस n टाइम्स वेक्टर बी अपॉन में ये बन जाता है m माइनस n, अगर ये इंटरनल है तब। और ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन।
ऐसा कुछ रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंगल बाइसेक्टर वाले भाई आपको याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपको वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ये है, इसको मैं वेक्टर ए बोल देता हूं, और एक वेक्टर आपके पास सपोज गिवन है वेक्टर बी, और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अब इन दोनों का कुछ भी हो सकता है, किसी एक का मॉडुलस दोनों के इक्वल, दोनों का मॉडुलस सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। तो इन जनरल केस के लिए बात करें तो आप मॉडुलस सेम कर सकते हो कि आप इसके अलावा क्या बना लो, यूनिट वेक्टर, और इसके अलोंग भी क्या बना लो आप, एक यूनिट वेक्टर। इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट देखूं तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या बनता हो दिखेगा, एक वेक्टर इधर भी दिखेगा ए कैप, और एक वेक्टर इधर भी दिखेगा विच इज बी कैप। तो ये एक रोम्बस बनता हुआ दिखेगा, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर ही होता है ना। तो ये हमारे पास जो बनता हुआ दिखेगा ये वेक्टर, अब के टाइम्स रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप, ये हमारा क्या बनता हुआ दिखेगा, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मॉडुलस निकालना हो या फिर यूनिट वेक्टर बनाना हो, फिर उसके लिए के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको एंगल बाइसेक्टर दिखेगा विथ सम मॉडुलस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो मान के चलो ये वाला जो है, ये अगर वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम वेक्टर है, तो ये जो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस ए कैप। अब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये रिजल्टेंट, तो ये जो हमारे पास आएगा बेसिकली, अभी भी अपन वेक्टर बी और वेक्टर ए को ऐड ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये है तो इंटरनल है एंगल बाइसेक्टर, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो हमारे पास आते दिखेगा वो हो जाएगा सिंपली के टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए डॉट बी ये बनता हुआ दिखता है मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा बनता हुआ दिखेगा। सिंपली अगर मान के चलो एक वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है। तो अगर ए डॉट बी निकालना है यानी स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, और इनके बीच का एंगल बनता हुआ दिख जाएगा। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्या लिखा है, मॉड ए मॉड बी, तो आप इसको अगर थोड़ा ऐसे देखोगे तो ये लिखा है मॉड ए और ये लिखा है मॉड बी कॉस थीटा, राइट। और मॉड बी कॉस थीटा का मतलब क्या है कि ये लेंथ यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, और ये क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ये लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, और ये लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ऐसा कुछ बनता हो देखिएगा, क्या ये बात ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो बनता हुआ दिखेगा, आप अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो मॉड ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकालना चाहोगे, तो आप इससे जब डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा विच इज मॉड ए कॉस थीटा। तो जब आप बी से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनता हुआ दिखेगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर और बी अपॉन मॉड बी लिखा है यानी बी कैप। तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा, यानी जिसके अलोंग हमें प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या लेना है, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर यही क्वेश्चन रहता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो जिसके अलोंग लेना उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट ए कैप। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं ना। इसके अलावा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर अगर मान के चलो एक वेक्टर ए है
और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ए कैप डॉट बी कैप, ये आते दिखेगा, उनके बीच का एंगल आता दिखेगा, कि दोनों के यूनिट वेक्टर का क्या ले लेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आता जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल आता दिखेगा। ठीक बात है, ऐसा कुछ। इसके अलावा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, कि मान के चलते कि सपोज एक वेक्टर हमारे पास गिवन है विच इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी गिवन है ऐसा कुछ, और इनके बीच का एंगल सपोज विच इज थीटा नोन है। तो क्वेश्चन में ये बोला जाए कि वेक्टर बी का पैरेलल कंपोनेंट बताओ, पैरेलल कंपोनेंट का मतलब जो बी के अलोंग वेक्टर होगा, मतलब इसको, इस वेक्टर बी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, एक ए के पैरेलल और एक ए के परपेंडिकुलर, सच दैट कि दोनों को सम करने पे कौन सा वेक्टर आ जाए, हमें वेक्टर बी बनता हुआ दिख जाए। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए पहले तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन तो पता है पैरेलल का, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी पैरेलल। अच्छा, इसका कंपोनेंट कितना होता था कि वेक्टर बी का मैं डॉट ले लूंगा किसके साथ, वेक्टर ए कैप के साथ, तो ये तो आ गया मॉडुलस इस पैरेलल कंपोनेंट का। और डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर ए के अलोंग, ये तो ये क्या बनता हो दिखेगा, ए कैप, ये आ गया बी का पैरेलल कंपोनेंट। अब बी का पैरेलल आ गया, और बी का ये मान के चलो ये बी पैरेलल है और ये बी परपेंडिकुलर है, तो बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर का जो सम होगा, बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर, ये हमें वेक्टर बी के इक्वल आते हुए दिखेगा, क्योंकि हमने बी पैरेलल निकाल लिया है। तो बी परपेंडिकुलर जो हमारे पास आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट ए कैप, और ये हो जाएगा ए कैप, ये हमारा हो जाएगा बी परपेंडिकुलर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पैरेलल से आप ऐसे कुछ परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी जो होगा क्या होगा, जीरो आते हुए दिखेगा। तो कभी भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो, तो सपोज ए डॉट बी लेस देन जीरो, ये ए डॉट बी लेस देन जीरो कब होगा, जब ए एंड बी, उनके बीच का जो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज, क्योंकि लेस देन जीरो की बात हो रही है। तो थीटा नेगेटिव तभी होगा, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव जब तभी होगी जब पाई बाई 2 से बड़ा एंगल होगा और पाई से छोटा होगा। ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, एक्यूट होगा। ठीक बात है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होगा, जीरो होगा। लेस देन जीरो कब होगा, जब उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और ग्रेटर देन जीरो जब उनके बीच का एंगल एक्यूट होगा। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारे पास जो आता है इसका मॉडुलस, आता है मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा, एंगल बिटवीन देम का साइन थीटा, जो उनके बीच का एंगल होगा उसका क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, तो हमें उसका मॉडुलस मिलता हुआ दिख जाएगा। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये है उनके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसके अलावा अगर मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करूं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करूं, या फिर अगर आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, तो ए क्रॉस बी जो आएगा ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और इसके कंपोनेंट आई कैप जे कैप और के कैप के अराउंड अगर मैं A1 A2 और A3 मान लो, और इसका कंपोनेंट B1 B2 एंड B3 मान लो, तो ऐसे आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे। और ए क्रॉस बी जो होता है, ये जो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। आप कैसे देखोगे डायरेक्शन, बेसिकली ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे कि अपन ए से बी की तरफ जाएंगे, तो ए से बी की तरफ जाएंगे, तो अगर आप ए से बी की तरफ जाओगे तो ये प्लेन के आउटसाइड आते हो दिखेगा, तो एक तो होगा आउट इनटू द प्लेन होता है और एक आउट टू द प्लेन, ऐसा कुछ। ठीक है गाइस, तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस
बी। अब ए क्रॉस बी जीरो कब हो सकता है? ए क्रॉस बी जीरो होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि या तो मॉड ए जीरो हो जाए, या फिर मॉड बी जीरो हो जाए, या फिर साइन थीटा जीरो। और साइन थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। यानी ए क्रॉस बी तभी जीरो हो सकता है जब ए और बी कैसे हैं? कोलिनियर है। तो ए क्रॉस बी जीरो तभी हो सकता है व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ मॉड ए मॉड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए। वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कि अगर मान के चलो कि एक ट्रायंगल है जिसके एडजेसेंट साइड्स हमें पता है, दिस इज वेक्टर बी सपोज, तो इसका जो एरिया आते दिखेगा वो हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बनता हुआ दिखेगा। ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया। सिंपल सा तरीका है। मॉड बी साइन थीटा अगर आप देखोगे तो मॉड बी साइन थीटा क्या बनते हुए दिखेगा? ये अगर थीटा है तो मॉड बी साइन थीटा विल बी द हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं तो सेम ही टाइप बनते हुए दिख जाएगी। एंड एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ये बनता हुआ दिख जाएगा अगर दो एडजेसेंट साइड पता है ए एंड बी, इससे एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा। तो इसका जो एरिया दिखेगा ये दिख जाएगा 1/2 नॉट 1/2, ये हो जाएगा मॉड ए क्रॉस मॉड बी बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसका जो एरिया आते दिखेगा, अगर ये डायगोनल हमें पता है और ये डायगोनल पता है तो मान के चलते ये d1 वेक्टर और ये लिखा है d2 वेक्टर, तो इसका जो एरिया आते हुए दिखेगा ये दिखेगा हाफ d1 क्रॉस d2 आते दिखेगा। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डाउट है सर एरिया ऑफ पिरामिड क्या क्या होता है? क्या? एरिया ऑफ पिरामिड। एरिया पिरामिड, और कौन सी पिरामिड की बात कर रहा है? पिरामिड कौन सा बता? जो उसमें होता था 1/6 वाला फॉर्मूला होता था। वो पिरामिड नहीं होता है, टेट्राहेड्रन होता है। नहीं, उसका एक और फॉर्मूला, मतलब पिरामिड वाला फॉर्मूला भी होता है 1/3 वाला, वो भी यूज हो रहे हैं मतलब क्वेश्चन में बहुत सारे। ठीक है, वो अभी बात कर लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? तो बेसिकली स्केलर ट्रिपल का ऐसे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, ऐसे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू क्या है? स्केलर आते हुए दिखे। कि मान के चलते ए वेक्टर जो हमारे पास है ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और वेक्टर बी जो है ये हो जाएगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, एंड वेक्टर सी जो है हमारे पास c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात होती है उसको अपन ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। और ये बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या है? ये समथिंग लाइक ऐसा कुछ लिखा होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। और ये आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप जब इसका ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट इसके साथ लेना है। तो ये जो बॉक्स एबीसी हमारे पास बनते हुए दिखता है ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3, एंड ये हो जाएगा b1 b2 b3, एंड ये हो जाएगा c1 c2 एंड c3। ऐसा कुछ हमारे पास बॉक्स ऑफ एबीसी बनता हुआ दिखता है। अब यहां से आप एक और चीज देख सकते हो कि ये बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया किसका? ये लिखा है मैंने बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो आप डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ए बी सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी सी ए, एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी ए बी, ऐसा। तो ए बी सी सेम एज बी सी ए एंड बी सी ए सेम एज सी ए बी। सर्कुलर अगर घूम रहा है ऐसा कुछ ए बी और ऐसे कुछ ए से बी, और अगर मैं बीच में सी डाल दूं कहीं, ए बी सी लिखा है
ए बी सी लिखा है या फिर बी सी ए लिखा है या फिर सी ए बी लिखा है, तो इन तीनों का आंसर क्या आते दिखेगा, सेम आते हुए दिखेगा। अगर सपोज ऐसा कुछ लिख दिया ए सी बी, उल्टा आ रहा है यानी कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये बेसिकली जो पहले आंसर आता था उसका क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स आते हुए दिख जाएगा। तो आप इसी को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस टाइम्स, आप ऐसे लिख सकते हो ए सी एंड बी, ये दोनों बातें क्या होंगी, सेम आते हुए दिखेंगी। ठीक है, अगर आपको पता है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखोगे कि मान के चलो किसी में आप k मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी में से भी k कॉमन निकाल के किसी दूसरे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर सपोज ऐसा कुछ लिखा है k वेक्टर a b और c, k टाइम्स वेक्टर a b और c, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो a इंटू k टाइम्स वेक्टर b, और ऐसा कुछ c भी लिख सकते हो। डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी बस आपको अप्लाई करनी। इसके अलावा अगर सपोज वेक्टर आपके पास ऐसा कुछ गिवन है a प्लस बी एंड ऐसा लिखा है b प्लस सी एंड ये लिखा है c प्लस ए, तो आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये भी एक प्रॉपर्टी था ना। इसके अलावा अगर सपोज ऐसा कुछ लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है c और ये d, तो आप इसको सिंपली ऐसा कुछ लिख सकते हो बॉक्स ऑफ ए, और ये हो जाएगा ए सी डी प्लस ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ बी सी एंड डी। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस आते होते, सिंपली डिटरमिनेंट की तरह लिखा है ऐसा कुछ है ना, कि अगर मान के चलो a1 b1 a2 b2, तो किसी एक रो के अबाउट आप डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। अगर इसके अलावा एक और चीज की बात कर ले तो बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो कब होता है, अगर मैं बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो की बात करूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्योंकि आपको पता है कि ये बॉक्स ऑफ एबीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड। तो एरिया ऑफ पैरेललोपाइड जीरो कब हो सकता है, जब या तो मॉड ए जीरो हो जाए और मॉड बी जीरो हो जाए और मॉड सी जीरो हो जाए, पहली चीज तो ये हो जाए, या फिर इनमें से कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो ये हो जाएगा एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। इनमें से कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो गया तो बॉक्स क्या आते दिखेगा, जीरो आते हुए दिखेगा। इसके अलावा एक और चीज आप लिख सकते हो कि अच्छा ये पैरेललोपाइड लिखा, तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम जीरो कब होगा, जब तीनों वेक्टर ही क्या हो जाए, सेम प्लेन में हो जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर तीनों ही सेम प्लेन में आ जाएंगे तो पैरेललोपाइड तो बनता हुआ दिखेगा नहीं, तो वॉल्यूम क्या आते दिखेगा, जीरो आते हुए दिखेगा। तो ये तीन कंडीशन में ये बॉक्स एबीसी क्या होता दिखता है, जीरो बनता हुआ दिखता है। ऑलराइट, इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन जो होता है ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ऐसा कुछ हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी टेट्राहेड्रन के लिए ये वॉल्यूम हमारे पास आता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बेस एरिया इंटू हाइट बनते हुए दिखता है। और फिर आप इसके लिए निकाल सकते हो रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए कि बेस एरिया इस बार क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखेगा, और हाइट ऐसा कुछ दिखता है √2/√3 ए आते हुए दिखता है। तो आप वहां से आप वॉल्यूम निकालते हुए दिख जाओगे, क्योंकि इसके लिए जो आपके पास बेस एरिया है ये हो जाएगा √3/4 a² बेस एरिया, और हाइट जो बनता है इसके लिए ये बनता है √2/√3 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला यूज कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब इसके अलावा कि थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जनरल टेट्राहेड्रन का एक और फॉर्मूला होता है, विच इज अगर मैं टेट्राहेड्रन बना लूं, अगर अपन एक टेट्राहेड्रन बना ले और इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में लिख दूं ए बी सी एंड डी, तो सबसे पहले इसका जो सेंट्रोइड बनता है वो दिखता है। तो सेंट्रोइड को अगर मैं जी बोल दूं तो ये जी जो आएगा हमारे पास ये आता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 बनता हुआ दिखता है। और ये सेंट्रोइड कैसे बनता है कि बेसिकली इस वर्टेक्स से अपन ने ज्वाइन करा इस फेस के
सेंट्रोइड से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस वर्टेक्स से ज्वाइन करा अपन ने इस फेस के सेंट्रोइड से। और बेसिकली ये जो सेंट्रोइड होता है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1, इसको भी 3:1। बस ट्रायंगल के केस में अपने को याद है कि किस रेशियो में डिवाइड होता था, 2:1। यहाँ पे क्या हो जाता है, 3:1 रेशियो में, क्योंकि अगर मैं इसकी सेंट्रोइड की बात करूं तो इसका जो सेंट्रोइड आते हुए दिखता है ये दिख जाएगा B+C+D/3 बनते दिखे, और 3:1 है तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो इसका सेंट्रोइड ऐसा कुछ आते हुए दिख जाएगा। और इस जनरल टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम बनते हुए दिखता है, जनरल टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम आता है वो आता है 1/6 बॉक्स ABC। सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया निकाल सकते हो वेक्टर वाले फॉर्मूले से, है ना। अब ये ABC जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप ABC लिखने का मतलब ये है मेरा कि ABC जो है को टर्मिनस एज है, कि यानी एक जगह से स्टार्ट होने वाले वेक्टर है, 1 2 और 3। इसे पक्के से टेट्राहेड्रन बनेगा अगर आप ज्वाइन करोगे तो, है ना। ये वेक्टर A है, ये सपोज B है, एंड ये क्या है C, एंड दिस इज ओरिजिन, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा, विच इज 1/6 बॉक्स ABC, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके अलावा ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का मतलब क्या है, कि हो जाएगा बॉक्स ऑफ ABC। ये आपको चाहिए। यहाँ भी जो ABC हो कैसे है, को टर्मिनस एजेस है, कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर उठाओगे तो उससे एक पैरेललोपाइप बनता हुआ दिखेगा। ये दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। इससे पक्के से एक पैरेललोपाइप बनता हुआ दिखेगा, वो आप कैसे कुछ ऐसा बना सकते हो। फिर इसको आप पैरेलली ऐसे ऊपर लेके चले जाओ तो एक पैरेललोपाइप बनता हुआ दिख जाएगा, इसका वॉल्यूम ऐसे कुछ आएगा, विच इज बॉक्स ABC, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, बट जेई मेंस में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ठीक है। इसके अलावा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आएगा हमारे पास, अगर मैं 3 वेक्टर का क्रॉस निकालूं, यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस C, तो ये जो वेक्टर आएगा, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले ये जो वेक्टर होगा, क्योंकि पता है ये जो क्रॉस की बात कर रहे हैं अपन, तो ये वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो B और C का क्रॉस ले रहा है तो B और C के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो B और C के प्लेन में आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर will be in the plane of वेक्टर B एंड वेक्टर C। जो दो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर होंगे उनके प्लेन में होता हुआ दिखेगा। और अगर आपको इसका आंसर निकालना हो तो आप ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। पहले जो इसको मैं अगर 1 बोल दूं, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आइसोलेटेड वेक्टर, इसको मैं I बोल देता हूं आइसोलेटेड वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूं आइसोलेटेड वेक्टर से ये नियरर वेक्टर है, और ये क्या है, फार्दर वेक्टर है। तो पहले फार्दर वेक्टर का डॉट लेंगे तो ये बन जाएगा A.C, और जो बचा हुआ है वो टाइम्स में आ जाएगा, यानी A.C टाइम्स वेक्टर B, और बीच में आएगा माइनस। अब मैं A.B, ये हो जाएगा A.B, और ये टाइम्स क्या बनता हुआ दिखेगा, वेक्टर C आता हुआ दिखेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C बनता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अगर इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू 0 कब होगा। अब ये 0 होने के लिए या तो ऐसा हो जाए कि मॉड A मॉड B मॉड C कोई भी 0 हो जाए, पहले तो ये चीज। इसके अलावा दूसरी चीज कि या तो ये 0 हो जाए। अब ये 0 कब बनेगा, B क्रॉस C, जब B और C क्या होंगे, कोलिनियर, व्हेन वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोलिनियर। एक तो ये। इसके अलावा तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो ये हो जाएगा तीसरा, व्हेन वेक्टर A एंड वेक्टर B क्रॉस C आर कोलिनियर, जब ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। इसके अलावा
ए क्रॉस बी क्रॉस सी कब होगा? चौथा, व्हेन ए बी सी आर परपेंडिकुलर। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो ए बी सी आर परपेंडिकुलर नहीं, कि जो वेक्टर ए है बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब भी डॉट क्या, तब भी क्रॉस इनका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आते दिखेगा? 0 आते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ। तो आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये सेम ही बात लिखी है, तीसरा और चौथा थोड़ा समझोगे, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन में ये बॉक्स नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी 0 आते हुए दिखता है, ठीक है। इसके बाद लैग्रेंजेस आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब इसमें अगर 4 वेक्टर का आपको डॉट क्रॉस लेना होता तो 4 वेक्टर का भी आप क्रॉस निकाल सकते थे, कि सपोज अगर ऐसा कुछ लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकालना है, सपोज ऐसा कुछ आपको अगर निकालना होता तो देखो इसका क्रॉस निकालने के लिए आप किसी एक वेक्टर को डी मान लेते। सपोज इस वेक्टर को मैं क्या मान लूंगा? डी नहीं, कुछ और वेक्टर ई मान लेता। तो ये अब ऐसा कुछ लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ई लिखा है। अब ये 3 वेक्टर का क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट ई टाइम्स वेक्टर बी माइनस ये बन जाएगा बी डॉट ई टाइम्स वेक्टर ए बनता हो दिखेगा। अब ई वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ए, ई था सी तो ये बन जाएगा ए सी डी बनता हो, क्योंकि बॉक्स है। ए डॉट सी क्रॉस डी इज बॉक्स, और ये बन जाएगा वेक्टर बी माइनस बी डॉट ई। बी डॉट ई की बात करें तो ये बनता दिख जाएगा बी सी डी, ये बनेगा बी सी डी। दिस इज बी सी एंड डी, और ये हो जाएगा टाइम्स वेक्टर है। अब ये फॉर्मूला की तरह देख लो या फिर आप याद करने की तरीके देख लो, दोनों तरीके पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं बनते, बट फिर भी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी की बात करें तो ऐसी कुछ बात होती है, ए क्रॉस बी का डॉट लेना है किसके साथ? सी क्रॉस डी के साथ। तो अगर ये डॉट निकालना तो हम इसका नाम दे देंगे 1 2, और ये हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर आता है 1 डॉट 1, और ये बनता है 2 डॉट 2 माइनस 1 का डॉट 2 के साथ एंड 2 का डॉट 1 के साथ। तो 1 डॉट 1 यानी ये कितना हो जाएगा? ए डॉट सी, और ये बन जाएगा 2 डॉट 2 तो ये बन जाएगा बी डॉट डी माइनस 1 का डॉट 2 के साथ तो ये बन जाएगा ए डॉट डी, और 2 का डॉट यानी ये कितना हो जाएगा? बी डॉट सी वाला। इसको बोलते हैं अपन लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि फॉर वेक्टर एबीसी, फॉर वेक्टर्स ए बी एंड सी, वेक्टर ए डैश बी डैश एंड सी डैश will be reciprocal system of vectors। रेसिप्रोकल का मतलब हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी होता है कि बेसिकली ए डॉट ए डैश के साथ डॉट जो आना चाहिए कितना आना चाहिए? 1, बी का डॉट बी डैश के साथ भी 1, और सी का डॉट सी डैश के साथ भी 1 आना चाहिए। तो यहां से हमारे पास ए डैश जो आता है वो आते दिखता है बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और बी डैश जो वेक्टर आता है वो आता है सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। और यहां से अपन सी डैश की बात करें तो सी डैश जो वेक्टर आता है वो आता है आपके पास ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ऐसे याद करना है कि ए बी सी बी सी एंड सी ए बी, तो आप थोड़ा भूलोगे नहीं ऐसा कुछ, राइट। अब इसके अलावा आपके पास वेक्टर इक्वेशंस होती है, उसमें क्वेश्चंस ही होते हैं, उसमें कुछ थ्योरी होता नहीं है। तो आप अगर इसके आगे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो किसके? वेक्टर इक्वेशंस के। एल्स अगर इतना आपको पता है वेक्टर्स में तो आई थिंक इतना एनफ रहेगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो
PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।